आज भारतीय संसद में ये जो विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया मोदी जी की सरकार के खिलाफ, उसे सभापति महोदय ने स्वीकृति दे दी। अब सदन में अविश्वास प्रस्ताव आएगा सरकार के खिलाफ, तो प्रश्न उठता है इस अविश्वास प्रस्ताव की आवश्यकता क्या थी और इसके फ़ायदे क्या थे। अविश्वास प्रस्ताव से एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, जो विपक्ष चाह रहा था कि एक लंबी चर्चा हो और उस लंबी चर्चा में ये पता चले कि मणिपुर के बारे में, पूर्वोत्तर के बारे में और देश में जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं कि अलग अलग प्रदेश में जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, उन सभी मुद्दाओं पे चर्चा हो, चाहे वो आर्थिक मुद्दे हों, चाहे वो सामाजिक मुद्दे हों, चाहे वो शोषण के मुद्दे हों, चाहे अत्याचार के मुद्दे हों, चाहे आदिवासियों, दलितों पे, महिलाओं पे हो रहे अत्याचार के मुद्दे हों, लेकिन उस पे एक विस्तृत चर्चा हो। जो अभी तक 4 दिन से एक व्यवधान पैदा हो रहा था लोकसभा और राज्यसभा में, और जिसमें बात हो रही थी कि किस नियम के तहत चर्चा हो, अल्पकालीन चर्चा हो या दीर्घकालीन चर्चा हो, छोटी चर्चा हो या बड़ी चर्चा हो। विपक्ष ये चाहता था कि एक विस्तृत चर्चा हो, बाकी चीज़ों को स्थगित करके एक लंबी चर्चा हो जिसमें विपक्ष को समय मिले सारी बात कहने का, सत्ता पक्ष भी अपनी सारी बात कहे। अगर उनको शिकायत है राजस्थान के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में, वेस्ट बंगाल के बारे में, तो वो भी कहें, उनको भी अवसर मिले। और उसके बाद एक लंबी चर्चा हो, सत्ता पक्ष उसका एक लंबा जवाब दे, और उस जवाब के बाद देश की जनता को यह पता चले कि आज जो देश के सामने ज्वलंत समस्याएं हैं, जो बड़ी समस्याएं हैं, इनके बारे में विपक्ष का क्या रोल है और सत्ता पक्ष का क्या रोल है। अभी तक ये जनता को बताया गया विपक्ष के द्वारा कि सत्ता पक्ष चर्चा नहीं करा रहा है, सत्ता पक्ष के द्वारा बताया गया कि विपक्ष व्यवधान पैदा कर रहा है, वो चर्चा में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन अब ये एक प्रकार की समस्या दूर हुई और अब सदन में क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव है, इस अविश्वास प्रस्ताव में दीर्घकालीन चर्चा होगी। विपक्ष के सदस्यों को भी पर्याप्त समय मिलेगा कि वो अपने आरोप लगाएं, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, चाहे कोई भी ज्वलंत मुद्दा हो जिसको वो समझते हैं कि देश की इन समस्याओं का समाधान सत्ता पक्ष नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह से वो अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं। और बिंदुवार चर्चा हो, लंबी चर्चा हो, और उसके बाद सत्ता पक्ष की ओर से भी उसमें जवाब दिए जाएं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि प्रधानमंत्री महोदय अंत में अपना जवाब दें और जो विपक्ष ने प्रश्न उठाए हैं उसमें जवाब दें। तो अभी तक जो बात हो रही थी कि जो मणिपुर की घटनाएं हो रही हैं, नॉर्थ ईस्ट की घटनाएं हो रही हैं, इसमें विपक्ष की मांग ये थी कि माननीय मोदी जी आकर सदन में अपना पक्ष रखें और जनता के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर अपने विचार रखें और बताएं कि किस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, किस प्रकार से इस आग को बुझाएगी, किस प्रकार से वहाँ एक समभाव और सद्भाव पैदा होगा, जिससे नॉर्थ ईस्ट में जो आपसी विद्वेष पैदा हुआ है उसको कैसे शांत किया जा सके। तो क्योंकि ये सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया और सभापति महोदय ने भी कहा कि ये निर्णय लेना विपक्ष का काम नहीं है कि कौन जवाब देगा, और गृह मंत्री अमित शाह जी इसका जवाब देंगे, मोदी जी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। जबकि विपक्ष ये अड़ा था क्योंकि नेता सदन माननीय मोदी जी हैं, इसलिए वो जवाब दें और अपना वक्तव्य दें और बताएं। और क्योंकि ये मुद्दा केवल गृह मंत्रालय से संबंधित नहीं है, इसमें बहुत सारे मंत्रालय इन्वॉल्व हैं, और क्योंकि माननीय मोदी जी पूरे सरकार के मुखिया हैं, इसलिए उनसे अपेक्षा थी कि वो जवाब दें और अपना वक्तव्य पढ़ें और देश को आश्वासन दें कि देश जो है सुरक्षित हाथों में है और देश में इस प्रकार की घटनाओं पे सरकार कदम उठा रही है। लेकिन ये एक प्रकार का व्यवधान पैदा हो गया था। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं, उनको भी पूरे सत्र के लिए सदन की कार्यवाही से बाहर कर दिया गया क्योंकि वो मणिपुर में चर्चा मांग रहे थे। लेकिन अब क्योंकि ये चर्चा अविश्वास प्रस्ताव पे होगी, तो पहला एक व्यवधान हट गया कि अब ये
अल्पकालीन चर्चा नहीं होगी, दीर्घकालीन चर्चा होगी, बड़ी चर्चा होगी और सभी सदस्यों को, विपक्ष और सत्ता पक्ष को अपनी पूरी बात कहने का अवसर मिलेगा और देश की जनता ये देख पाएगी कि देश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं इसके बारे में जो विपक्षी दल हैं उनका क्या रुख है, वो किस प्रकार से अपनी बात कहते हैं और जनता की बात को सरकार तक पहुंचाते हैं। और जनता को ये भी देखने को मिलेगा कि जो सत्ता पक्ष, जो विपक्ष द्वारा उठाए गए प्रश्न हैं उनको किस प्रकार से डील करता है, किस प्रकार से उनके जवाब देता है और जो जनता के मुद्दे हैं उनको किस प्रकार से समाधान करने और किस प्रकार से उनका निराकरण करने के लिए वो सोचता है। तो एक बहुत अच्छी बात हुई कि अब एक तो विस्तृत चर्चा होगी और लंबा समय मिलेगा सबको अपनी बात कहने का। माननीय मोदी जी सदन में आएंगे, वो जवाब देंगे तो हमें ये पता चलेगा कि देश का मुखिया, जिसके हाथ में हमने देश की बागडोर सौंपी है, वो कम से कम इस प्रकार की जो सामाजिक और आर्थिक और समावेशी जो प्रश्न हैं, जनता के प्रश्न हैं, उनके बारे में उनके क्या विचार हैं, देश को ये जानने समझने का अवसर मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया है सरकार के खिलाफ और जिस प्रकार से इंडिया का गठन हुआ है, जिस प्रकार से विपक्षी एकता देखने को मिली है, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के सांसद जो संजय सिंह हैं उनका निष्कासन हुआ, उसके बाद कांग्रेस के और बाकी दलों के सदस्य पूरी रात सदन के बाहर बैठे रहे, उनके साथ पूरी रात बैठे, जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी भी रहे और बाकी विपक्षी नेताओं के जो इंडिया के सदस्य हैं वो भी उनके साथ रहे। जिस प्रकार से सोनिया जी ने आकर संजय सिंह से पूछा और ये आश्वासन दिया कि पूरा देश आपके साथ है, हम आपके साथ हैं और आप अकेला अपने को मत समझिएगा, उससे ऐसा लगता है कि विपक्षियों ने जो देश के साथ खड़ी समस्याएं हैं उनका एक प्रकार से उनको समझ लिया है कि देश की जो समस्याएं हैं इनको सॉल्व करना बहुत आवश्यक है और सरकार का ये ध्यानाकर्षण करना आवश्यक है कि देश के सामने जो बड़ी बड़ी समस्याएं आज की तारीख में खड़ी हो गई हैं, धार्मिक विद्वेष बढ़ गया है, सामाजिक विद्वेष बढ़ गया है और आर्थिक विषमता पैदा हो गई है, इसका निराकरण किस प्रकार से किया जाए। और देश क्योंकि ये सुनने के लिए आतुर है कि सरकार का, सत्ता पक्ष का इस विषय में क्या जवाब है और माननीय मोदी जी इस बारे में क्या सोचते हैं, तो अब कम से कम देश को ये चैन की सांस मिली कि अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद एक विस्तृत चर्चा होगी। देश की जनता को सत्ता पक्ष और संसद की गरिमा और मर्यादा का देखने का मौका मिलेगा और इसका जब प्रसारण होगा तो जनता देखेगी कि किस प्रकार लोगों की बॉडी लैंग्वेज है, किस प्रकार की जनता की समस्याओं से वो लोग जागरूक हैं और अगर वो जनता की जो प्रश्न हैं, जनता की जो जिज्ञासाएं हैं, उनका समाधान करने का प्रयास नहीं करेंगे तो जनता को ये समझने में एक आसानी होगी कि सत्ता पक्ष उनके लिए संघर्ष कर रहा है, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, कि विपक्ष उनकी समस्याओं को सत्ता पक्ष की ओर से ले जा रहा है, जो एक स्वतंत्र, एक जीवित और एक ज्वलंत लोकतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है और हमारे संविधान की रक्षा होने की संभावना है। इसलिए जो अविश्वास प्रस्ताव आया है, हम लोग जागरूक हैं, हम लोग इस चीज़ के लिए इच्छुक हैं, ये देखने के लिए इच्छुक हैं कि ये जो चर्चा होगी, लंबी चर्चा होगी, इस प्रकार का किस प्रकार का वाद विवाद होता है, किस प्रकार के तर्क और वितर्क और कुतर्क दिए जाते हैं, जिससे देश की जनता को सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों के मनोभाव और उनकी जो प्रतिक्रिया और क्रिया हैं, उनके जो बॉडी लैंग्वेज है उसको समझने में मदद मिलेगी और देश को एक मजबूत लोकतंत्र की ओर ले जाने के लिए। लेकिन जब एक मैंने महसूस किया कि जब सभापति महोदय ने ये निर्णय लिया कि ये अविश्वास प्रस्ताव लाने की अनुमति उन्होंने दे दी, तो उसके बाद चक दे इंडिया का नारा किसी तरफ से लगा तो उन्होंने अपना रोष प्रकट किया। मुझे नहीं समझ में आया कि चक दे इंडिया कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं है और इसको अगर चक दे इंडिया कहते हैं क्योंकि इंडिया और भारत हमारी माता है, हम उसका उनके पुत्र और पुत्री हैं, हम उनकी संतान हैं, इसलिए चक दे इंडिया या इंडिया ही जीतेगा, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट, ये हमारे प्यारे नारे हैं। हम इसको महसूस करते हैं और भारतवर्ष के लिए और इंडिया के लिए और हिंदुस्तान के लिए हम लोग अपने जान को न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसलिए चक दे इंडिया पे माननीय सभापति महोदय ने क्यों अपनी आपत्ति दर्ज की, इसमें मुझे ज़रूर क्षोभ हुआ, लेकिन इस बात की खुशी है कि ये अविश्वास प्रस्ताव
हम लोगों को, देश की जनता को, आम जनता को ये देखने का मौका देगा कि ये संसद है जिनके लिए हमने इनको चुन के वहाँ भेजा है, क्या हमारे प्रश्न वहाँ उठाते हैं, क्या उनको डिस्कस करते हैं, या अपना फालतू समय केवल अपने वेतन लेने में, अपने जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं उनको लेने में और भत्ता लेने में व्यतीत करते हैं, या हमारी जो समस्याएं हैं जिनसे हम जूझ रहे हैं इनके बारे में भी इनका कोई मंतव्य है और क्या ये उसके लिए सीरियस हैं। धन्यवाद।